हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 है। अब तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो नोट्स आप देख रहे हैं ये मेरी बुक के नोट्स है। आप चाहे तो इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। मोमेंटम का पहले तो ये फॉर्मूला इसे ध्यान रखें, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और इसी को फिर मोमेंटम को इस तरीके से, ये एग्जैक्टली पी नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके से करके लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मोमेंटम की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द इम्पैक्ट और फोर्स possessed by a body due to the combined effect of its mass and velocity. ओके, या दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body। और साथ में ये लाइन भी लिखना फिर जरूरी है मैथमेटिकली। Momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity. Thus, momentum equal to mass into velocity. So ये पहली लाइन डेफिनेशन हो गई, और साथ में ये मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन भी इंक्लूड करनी है और फॉर्मूला लिखना है। सो मोमेंटम एक इम्पैक्ट है। एक बॉडी अगर उसका मास, हर बॉडी का मास होता है, और अगर वो मूव कर रही है तो कुछ उसका मोमेंटम भी होगा। अगर वो रेस्ट पे है तो मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मोमेंटम का एसआई यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड। हम जो फॉर्मूला है उसी से इसको डिराइव कर सकते हैं। मास की जगह केजी और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मोमेंटम के। इससे हमें पता लगेगा कि किस तरीके से इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो पहला एग्जांपल है ये तो मास के लिए, कि किस तरह से मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है मोमेंटम। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं, दोनों का अलग अलग मास है। पहले तो एक छोटी टेबल टेनिस की जैसे बॉल होती है तो उसका मास कम होता है, और दूसरी जो एक क्रिकेट बॉल होती है उसका मास हैवी होता है। अब अगर दोनों ही सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है और आपको आके हिट हो, आप बैठे हैं, आपको आगे हिट हो, तो ऑब्वियसली जो क्रिकेट बॉल है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा और उससे आपको चोट लगने का खतरा होगा, और जो टेनिस बॉल है वो इतनी जोर की नहीं लगेगी। तो ऐसा क्यों? वो इसी फॉर्मूले से, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों की सेम है, हमने दोनों की सेम एज्यूम की। तो मास जिसका ज्यादा होगा, जिस बॉल का, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और इस वजह से जो उसका इम्पैक्ट है वो बॉडी पे हिट होने पे ज्यादा होगा। ओके, सो यू कैन रीड दिस। अच्छा, फिर बी और सी एग्जांपल्स जो है ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, कि किस तरह से वेलोसिटी में वेरिएशन होने की वजह से मोमेंटम डिफरेंट हो जाता है। बी एग्जांपल है कि मान लीजिए एक ट्रक है और आप, ट्रक रेस्ट पे है और आप भी उसके साथ रेस्ट पे ही खड़े हैं। तो जो ट्रक है वो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी जीरो है, उसका मोमेंटम जीरो है। बट अब वो ट्रक अगर मूव करना शुरू हो जाता है तो उसका मास काफी ज्यादा है और उसकी थोड़ी सी भी वेलोसिटी होगी, सो उसका एक कंसिडरेबल मोमेंटम हो जाएगा, और फिर वो आपको हिट करेगा। सो
you can get injured. Okay, so ये हो गया कि वेरिएशन इन वेलोसिटी की वजह से किस तरीके से मोमेंटम कम ज्यादा हो जाता है और कैसे वो हमको इफेक्ट कर सकता है. You can read this. अच्छा, फिर सी एग्जांपल है एक बुलेट का, एक पिस्टल की जो बुलेट होती है. तो अगर वो बुलेट जस्ट आपके हाथ में, आप ऐसी किसी पे थ्रो करो तो वो उसको चोट नहीं पहुंचाएगी बुलेट. बट वही बुलेट को अगर एक पिस्टल के अंदर डाल के शूट किया जाए तो वही बुलेट उसको सीरियसली इंजर कर सकती है सामने वाले को, और उसको किल भी कर सकती है. तो ऐसा किस वजह से? क्योंकि बुलेट का मास दोनों केसेस में सेम है, बट जब उसको पिस्टल में डाल के चलाया गया तो वो बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करती है. तो वेलोसिटी तेज होने की वजह से मोमेंटम उस बुलेट का ज्यादा हो जाता है और वो हिट होने पे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. सो इट कैन सीरियसली इंजर द अदर पर्सन. तो इसमें भी आपने देखा कि कैसे वेलोसिटी चेंज होने पे सिचुएशन बदल जाती है. यू कैन रीड दिस एग्जांपल. अच्छा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला है डिफाइन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. इसमें आप जो ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई ये आप लिख देंगे साथ में. फिर राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो इसमें आपने फॉर्मूला लिखना है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. और एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट लिखना है केजी मीटर पर सेकंड. ओके. फिर क्वेश्चन 34 इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स हाउ इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. तो ए एग्जांपल हो गया मास के लिए, और बी और सी में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए. ओके. क्वेश्चन 35 है, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मासेस. तो इसमें एग्जांपल ए. और क्वेश्चन 36 में एग्जांपल बी या सी में से कोई भी एक. गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर वेलोसिटीज. ओके. So you can write any example B or C. अच्छा, इस टॉपिक के बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं. अगर उसको डिफाइन करना आ जाए, उसकी स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? We will write it like this. Newton second law of motion states that rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force and the change takes place in the direction of force. ये इसकी स्टेटमेंट हो गई. और फिर मैथमेटिकली लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज F इक्वल टू ma. ये लाइन भी लिखनी है. तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये ध्यान रखना है. और ये इसकी स्टेटमेंट हो गई. अच्छा, फिर जो F इक्वल टू M इंटू ए है, इसको मैथमेटिकली डिराइव करना भी कई बार आ जाता है एग्जाम में. तो वो हम किस तरीके से करेंगे? लाइक दिस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने स्टेटमेंट देखी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. ये फर्स्ट लाइन है स्टेटमेंट की, तो वही हमने यहां पे लिखा इधर. ओके. फिर नेक्स्ट स्टेप में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको हम चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम करके लिख देंगे और प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप, चेंज ऑफ मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो P2 माइनस P1 अपॉन T प्रोपोर्शनल टू F. मोमेंटम का हमने फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी. सो फाइनल वेलोसिटी का हो गया, फाइनल मोमेंटम का हो गया mv,
और इनिशियल मोमेंटम का हो गया mu. So next step is here. mv minus mu upon t is proportional to f. इसी के नेक्स्ट स्टेप में m हमने कॉमन ले लिया और फिर ये जो v माइनस यू अपॉन टी है ये हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो वी कैन राइट इट एज ma proportional to f. ओके, दैट इज f is proportional to ma. और इसी को ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए और इक्वल टू का साइन लाने के लिए हम k एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे. So f equal to kma where k is the constant of proportionality. अच्छा, फिर k को हम 1 एज्यूम करेंगे. पहले तो हम ये लाइन लिखेंगे, the unit of force is so chosen that value of k becomes 1. So putting k equal to 1 we have f equal to 1 into ma, ये हो जाएगा, that is f equal to ma. So ये mathematical derivation हो गई. Hence force equal to mass into acceleration is the mathematical expression for second law of motion. The second law of motion gives us a method to measure force. तो इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 37 है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये आपको पता है, मैंने अभी बताया कि क्या आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है. और फिर ये क्वेश्चन 38, 39, 40 ये तीनों के आंसर सेम ही है. ये जो हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन की यही लिखनी है हमने. क्वेश्चन 38 अगर आ जाता है, प्रूव मैथमेटिकली f इक्वल टू ma. क्वेश्चन 39, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन. तो इसमें भी यही मैथमेटिकल डेरिवेशन ही करनी है. क्वेश्चन 40, गिव इन डिटेल द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इसमें भी यही सेम आंसर आएगा. तो एक बार फिर देख लीजिए ऊपर किस तरीके से डिराइव किया था. वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं. अदरवाइज बेस्ट रहेगा कि आप मेरी ये बुक परचेज कर सकते हैं. ये पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है. इसमें एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स है और कुछ अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है. ये एक बुक भी है और गाइड भी है. गॉट इट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स हमने देखा मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो उसका यूनिट हो गया मास से केजी और एक्सेलरेशन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यूनिट ये हो गया, बट इसी को ऐसा हम न्यूटन की फॉर्म में लिखते हैं, न्यूटन. तो ये ऐसा यूनिट इज न्यूटन. इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो जब अगर आप न्यूटन वर्ड पूरा लिख रही है तो ये वाला एन हमेशा स्मॉल लिखना है, और एन लिख रही है तो ये बड़ा. वो इसलिए क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो कैपिटल एन जब उन साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है तो कैपिटल एन यूज किया जाता है, और यूनिट लिखने में स्मॉल एन से स्टार्टिंग करती है. ये मैंने यहाँ नोट में लिखा है. गॉट इट. तो ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हो गया न्यूटन. और इसको अगर डिफाइन करना है तो जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो फोर्स की जगह अगर हम 1 न्यूटन हमने डिफाइन करना है तो हम इसको भी 1 मान लेंगे और इसको भी 1 मान लेंगे. इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. 1 न्यूटन, इसी को 1 यूनिट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. 1 Newton is defined as the amount of force that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass. Okay? तो ये समझने वाली बात है किस तरीके से डिफाइन करना है. वो ये जो फॉर्मूला है उसी में बाकी चीजों को 1 एज्यूम करके आपको स्टेटमेंट बना के उसको डिफाइन करना होता है. चाहे 1 न्यूटन है या इस तरीके के और भी कभी आपको, अभी हम और भी चैप्टर्स करेंगे 9th में 10th में, तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है.
सो नेक्स्ट लाइन में अभी आप देख रहे हैं देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है डेफिनेशन में, डेफिनेशन यही लाइन है। ओके, सो क्वेश्चन 41 देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। डिफाइन इट। सो 1 न्यूटन को डिफाइन करना है। डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स आता है तो उसमें भी 1 न्यूटन को डिफाइन करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव किया जा सकता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी मौजूद है। वो किस तरीके से? एक ये क्वेश्चन भी आता है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 43 44 इस फॉर्म में आ सकता है। शो दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, या ऑब्टेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके से डिराइव करके दिखाना है, जैसे ऊपर है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमने जो इसका फॉर्मूला देखा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी में नेक्स्ट स्टेप, एक्सेलरेशन की जगह v माइनस u बाई टी करके हमने लिख दिया। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें t को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो लेफ्ट साइड पे ft, राइट साइड पे इक्वल टू mv माइनस u। अब यहां पे हम f को 0 अगर एज्यूम करते हैं, इफ f इक्वल टू 0 देन लेफ्ट साइड पे 0 हो जाएगा, राइट पे mv माइनस u। फिर नेक्स्ट स्टेप पे 0 इक्वल टू v माइनस u, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे v इक्वल टू u। ये हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब व्हेन f इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू u फॉर एनी टाइम t। यानी जब f हमने 0 एज्यूम किया तो उस केस में v इक्वल टू u हो जाता है हर टाइम पे, चाहे कोई भी टाइम हो। दिस मीन्स इन सच ए केस, इस तरह के केस में पहली बात, इफ u इज 0 देन v विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि v इक्वल टू u। दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, कि अगर ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे है तो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 0 ही है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। और सेकंड बात जो इसमें है वो ये कि अगर u की कुछ भी वैल्यू है तो v की भी उतनी ही होगी। मींस कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगी इस केस में जब f 0 है, एंड ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये जो 2 पॉइंट्स है, ये यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। अगर आपको ध्यान हो, उसमें हमने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन आप फिर से अगर देखें कि an object at rest continues in its state of rest and object in motion continues in its state of motion unless an external unbalanced force is applied on it. Okay, और यही बात हमने यहां पर भी दिखा दी। So this is nothing but Newton's first law of motion, जो हमने ये जो A और B पॉइंट्स एक तरह से प्रूव करके दिखाए। Hence, first law of motion is contained in the second law of motion. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स तुमने दिखाना है। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर हम इसमें अब एक बात और देखते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स या सिंपली इम्पल्स। ये न्यूमेरिकल्स में आ जाती है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए, सो ये इसकी डेफिनेशन है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। और इम्पल्स का ये फॉर्मूला है बेसिकली, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम।
ओके, साथ ही एम वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम। वो किस तरीके से, ये अलग, ये वैसे याद भी कर सकते हो या डिराइव भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू एम ए था, यानी एम वी माइनस यू बाई टी, और ऊपर एम वी माइनस यू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, और नीचे टाइम। सो फोर्स हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसी में टाइम को लेफ्ट साइड पे ले गए, तो फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू एम वी माइनस यू इक्वल टू इम्पल्स। डेफिनेशन में मैथमेटिकली इम्पल्स ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। इसका मतलब कि इम्पल्स मोस्टली उस केस में कैलकुलेट किया जाता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं आपस में, तो उस केस में जो इम्पैक्ट होता है उसकी ड्यूरेशन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, एक सेकंड के लिए टकरा रही है या उससे भी कम सेकंड के लिए। तो ये उस केसेस में मोस्टली इम्पल्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है दैट इम्पल्स ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट और ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो ये फॉर्मूला हो गया। और ऐसा यूनिट क्या हो गया, जो फॉर्मूला उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो फोर्स इनटू टाइम है, तो वो न्यूटन सेकंड, या चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से हम देखें एम वी माइनस यू, तो ये हो गया केजी, एम से केजी, और वी माइनस यू से वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। सो दोनों तरीके से लिख सकती है। तो पहले तो इसका जैसे क्वेश्चन 45 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपल्स ऑफ फोर्स। तो उसमें आपने उसको डिफाइन करके उसका फॉर्मूला लिखना है। तब ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहां से आप इतना लिख सकते हैं, उसको डिफाइन करना अगर आता है। ये लाइन, पहली लाइन मैथमेटिकल लाइन और उसका फॉर्मूला, ऐसा यूनिट आपको पता है। अच्छा, फिर कुछ एग्जांपल्स फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिनमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। पहला एग्जांपल है एग्जांपल ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं उनको ये ज्यादा पता होगा, और जो नहीं खेलते बॉयज या गर्ल्स, वो समझ ले कि जैसे बॉल को जब पकड़ते हैं, और जो क्रिकेट बॉल होती है हार्ड वाली, तो उसमें मोस्टली कैच पकड़ते हुए ऐसे हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं कैच पकड़ते हुए, तो उससे हाथ में चोट कम लगती है। तो इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। किस तरीके से, मैं पहले तो आपको ये बता देता हूं कि ये आंसर लिखना कैसे है, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है, समझने के लिए। आपने सिर्फ इसकी जगह एक लाइन सिंपल लिख सकते हैं, जो भी केस है उसका पहले तो लिखना है। जैसे ये बॉल को कैच करने का है, सो एट द टाइम ऑफ कैचिंग बॉल, जब बॉल हाथ में हिट हो गई और उसके बाद जो कैच होने का उसका शॉर्ट सा प्रोसेस है, उससे पहले का नहीं। एट द टाइम ऑफ कैचिंग द बॉल, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू, या आप एक मिनट, सेकंड जो एग्जांपल है इसकी जो लैंग्वेज है वो उसमें आप देखो इस तरीके से लिखना है। जैसे इसमें लिखा है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर हाई जंप फॉल, तो यहां पे एट द टाइम ऑफ कैचिंग बॉल, फर्स्ट केस के लिए, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एफ इंटू टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये एक स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन हो गई, जो इस तरह के एग्जांपल्स में जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, पहले तो ये लाइन लिखनी है।
ओके, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है यहां से। जैसे F इंटू टी कॉन्स्टेंट है इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो जब बॉल आपके हाथ पे टच हुई और हाथ को अगर हम पीछे ले गए तो ये इस ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया, बॉल हाथ में टच होने के बाद पीछे ले जाने तक। तो वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाने से ये जो F इंटू टी है ये कांस्टेंट है, तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी। हाथ पे बॉल से जो फोर्स लग रही है वो कम लगेगी और इस वजह से हाथ पे चोट नहीं लगेगी, कोई इंजरी नहीं होगी। अब जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई, दैट एट द टाइम ऑफ कैचिंग बॉल चेंज इन मोमेंटम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू F इंटू टी इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये किस तरीके से, इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सपोज प्लेयर कैचेस बॉल ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी u। जब उस हाथ पे टकराई तो मान लीजिए u वेलोसिटी है बॉल की, और अब बॉल अल्टीमेटली रुकेगी हाथ में आके, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। अब जो बॉल का मास है वो सेम ही रहेगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो उतनी ही रहेगी और फाइनल वेलोसिटी 0 होनी ही है। तो ये यानी ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहेगी उस पर्टिकुलर बॉल के लिए, चाहे हमारे हाथों की मूवमेंट्स कुछ भी हो, हम उसको एकदम से झपट्टा मार के पकड़े बॉल को या हाथ को पीछे ले जाके रोके। गॉट इट? तो वो तो सेम ही रहना है, ये तीनों वैल्यूज एम वी यू। तो इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है एम वी माइनस यू, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एम कांस्टेंट रहेगा, वी भी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट। तो इस बात से आप इसको समझ सकते हैं। ये पॉइंट हालांकि लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए ही है। तो अब इसका मान लो रीजन आ जाए तो अब आप किस तरीके से लिखोगे। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47, गिव रीजन ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स व्हाइल टेकिंग ए कैच एट द टाइम ऑफ कैचिंग बॉल चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू which is numerically equal to F into T remains constant। फिर ये स्टैंडर्ड लाइन लिखने के बाद यहां से now by taking hands backwards while catching ball fielder increases the time interval for which force acts and thus decreases the force exerted on his hands by a ball, so hands of player do not get hurt much and chances of an injury are minimized। However, if the player tries to catch ball suddenly without taking hands backwards, ऐसे झपट्टा मार के वो एकदम से पकड़े, हाथ को पीछे ना ले जाए या बिल्कुल फिक्स करके पकड़े, अब उस केस की बात हो रही है, then in this case time interval of force will be lesser, टाइम कम हो जाएगा, इस वजह से greater force will be exerted on his hands। This will hurt his hands more and may cause an injury। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने लिखना है और बाकी एग्जांपल्स की एक्सप्लेनेशन भी इसी तरीके से ही है। F इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको ध्यान रखना है। तो T अगर कम होएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, T ज्यादा होएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, because F into T is constant। Second example देखते हैं। In a high jump athletic event, the athletes are made to fall on a cushioned bed or a sand bed। जो हाई जंप का स्पोर्ट है, ओलंपिक्स वगैरह में अगर आपने देखा हो तो उसमें रेत होती है, उसमें वो कूदते हैं। ठीक है, अगर वो नॉर्मल ग्राउंड पे कूदेंगे तो वो जमीन पे जब गिरेंगे ग्राउंड पे तो उनको ज्यादा चोट लगेगी। तो इसके पीछे भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है कि क्यों सैंड पे गिरने से उनको कम इंजरी होती है। वो इसलिए, वही आपने पहली स्टैंडर्ड लाइन लिखी
मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट का था। पहले तो स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन लिखी, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर हाई जंप फॉल। ये हाई जंप का केस है तो वो इंग्लिश आपने लिख दी। चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एफ इंटू टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब जब वो सैंड बेड पे लैंड कर रहे हैं या कोई कुशन बेड है जो बिल्कुल सॉलिड धरती नहीं है, कुछ कुशन मिल जाए, तो उस वजह से जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। जब एथलीट की बॉडी टच होगी नीचे और वो रुकेगी, उस बिल्कुल उस बीच का हाफ ए सेकेंड या 1 सेकेंड का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है जब वो कुशन बेड या सैंड बेड पे लैंड हो रहा है। तो ये टाइम बढ़ने से फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ऑफ एथलीट ये कम हो जाती है, बिकॉज एफ इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। तो इस वजह से एथलीट को चोट नहीं लगेगी या कम लगेगी, क्योंकि फोर्स, ग्राउंड की फोर्स उस पर कम लगेगी। ठीक है, सो यू कैन रीड दिस, इस तरीके से आंसर करना है, इसकी रीजनिंग आ जाए। By making athletes fall on cushioned bed or sand bed, the time interval for which force acts is increased, and so force exerted on the body of athlete by ground is decreased, so athlete does not get hurt. क्वेश्चन 47 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन है ये, हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल ऑन ए कुशन बेड, गिव रीजन। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन 48 है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है। एक्सप्लेन व्हाई वन इज मोर लाइकली टू गेट हर्ट व्हाइल जंपिंग फ्रॉम सेम हाइट ऑन टू ए हार्ड सरफेस देन ऑन टू ए सॉफ्ट सरफेस। तो इसमें दोनों को कंपेयर करके सिमिलरली बताना है। पहले तो आपने वही स्टैंडर्ड लाइन लिख देनी है जो मैंने आपको समझाई, उसके बाद थोड़ा अपनी इंग्लिश बना के आप लिख सकते हैं that while jumping onto a hard surface, the time interval is reduced, and that's why a greater force is exerted on the body of the jumper. Okay, and due to this he is more likely to get hurt compared to if he jumps onto a soft surface. इसी तरह क्वेश्चन 49 ये भी सिमिलर ही है। लॉन्ग जंप एथलीट्स आर मेड टू जंप इन सैंड पिट्स, व्हाई? तो वो हाई जंप थी, ये लॉन्ग जंप है, तो बात वही है, सैंड पिट्स में ही वो लैंड करते हैं, तो रीजन दोनों का सेम है। अब हम सी एग्जांपल भी देखते हैं। ए कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ए स्लैब ऑफ आइस और ए पाइल ऑफ वुडन टाइल्स विद ए सिंगल ब्लो। कराटे प्लेयर होता है वो इतनी जोर की जैसे दिखाते हैं, ऐसे आवाज निकाल के जब मारता है तो एकदम से 8-10 लकड़ी की जो टाइल्स होती है एक के ऊपर एक रखी होती है, वो एकदम से टूट जाती है पूरा, या आइस होती है वो पूरा टूट जाती है। तो उसके पीछे भी जो कराटे प्लेयर की फोर्स है वो तो है ही, जो टेक्निक वो यूज करते हैं वो टेक्निक के पीछे फिजिक्स है, जिसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो यूज करते हैं। वो किस तरीके से कि जब वो इतनी तेजी से हाथ को मूव करता है कराटे प्लेयर, तो जब वो हाथ हिट होता है मान लो आइस पे, तो उसके बाद जब वो हाथ की जो वेलोसिटी हो गई है वो जो 0 पे आती है, फिर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। इतनी तेजी से जब वो आ रहा है तो रुकने का टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। तो जब टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है तो जो फोर्स है उसके हाथ से लगी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज एफ इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। एक चीज कम हुई तो दूसरा बढ़ी, और इस वजह से जो स्लैब ऑफ आइस है वो एक ही ब्लो में टूट जाती है।
तो इसमें भी जैसे ये पहली लाइन तो स्टैंडर्ड हो गई, इसमें आप फिर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, उस पॉइंट को चाहे तो छोड़ सकते हैं। That once the strike is made with very fast hand movement and high velocity, the hand also decelerates more quickly in response to the force the solid ice slab exerts on it upon collision. Main बात है आगे. So the time interval for which force acts is reduced, and hence a greater force is applied by hand, which results in breaking the slab of ice with a single blow. थोड़ा आप अपनी इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं, ये पहली लाइन तो लिखना जरूरी है, स्टैंडर्ड लाइन। इसके बाद आप लिख सकते हैं दैट कराटे प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स वेरी फास्ट and with very high velocity, and due to this time interval for which force acts is reduced। फिर ये जो आगे लिखा है, इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सिंपल इंग्लिश में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन रीड इट, पूरा रीड कर सकते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन 50 जो है उसका आंसर आपको पता है अगर आ जाए। एक्सप्लेन हाउ ए कराटे प्लेयर यूजेस सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू ब्रेक ए स्लैब ऑफ आइस इन वन अटेम्प्ट। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वैसे। अच्छा, डी एग्जांपल, जो कई बार प्लेट्स वगैरह होती है जो स्टील की नहीं है, कांच की होती है या दूसरे मटेरियल की, जिन्हें चाइना वेयर्स कहते हैं, तो उनको, उनकी जो पैकिंग होती है तो कई बार फोम उनके चारों तरफ भर दिया जाता है, या पेपर, एक मोटा पेपर होता है उसके अंदर उनको पैक किया जाता है। तो ऐसा क्यों? इसमें भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है कि अगर ये पैकिंग इस तरीके से नहीं करेगी तो ये प्लेट्स अगर गिर जाती है, जो पैक्ड मटेरियल है। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी, मैं इस एग्जाम्पल को फिर से बता देता हूं। तो जब ऐसे चाइना वेयर्स और ग्लास वेयर्स को रैप कर दिया जाता है इन पेपर और फोम और कार्डबोर्ड, इस तरह की चीजों के बीच में, और मान लीजिए ये पैकिंग जमीन पे गिर जाए, तब जो भी डिलीवरी मैन है उससे गिर जाए, तो जो ग्राउंड से फोर्स लगेगी या इम्पैक्ट लगेगी उसको अंदर इन ग्लास की चीजों तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम ज्यादा लगेगा उस वजह से फोर्स जो है ये कम हो जाएगी। तो जब फोर्स कम हो जाएगी तो अंदर जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा और उनके टूटने का खतरा कम रहेगा। तो मेनली इस वजह से इस तरीके से रैप किया जाता है। तो यहाँ पे आपने, मैंने वो फर्स्ट लाइन नहीं लिखी हुई, जो स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन है वो तो लिखनी है पहले। जैसे इस केस में आप लिखेंगे एट द टाइम ऑफ फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इन मोमेंटम mv minus u which is numerically equal to f into t remains constant। फिर उसके बाद so glass wares and china wares are wrapped in paper or foam or cardboard or straw pieces while packing। This is done so that in case of a fall, impact of fall takes longer time to reach inside, and hence force exerted on china or glass wares is smaller। This prevents damage to the material। Okay students, so question 51 देखो, why glass wares are wrapped in paper or straw pieces while packing, ये आ जाए तो इस तरीके से आपने लिखना है।
वो पहली स्टैंडर्ड लाइन तो लिखनी है सब में, उसके बाद उसी तरीके से एक्सप्लेन कर देना। ये एक नोट लिखा है, ये बस समझने के लिए है, इससे रिलेटेड कुछ कई बार कोई ट्रिकी 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि बेसिकली जो भी दो बॉडीज इंटरेक्ट हो रही है इस तरह के एग्जाम्पल पे, मान लो जो ग्लास प्लेट है वो जमीन पे गिरी, तो जो फ्लोर है और ग्लास प्लेट है दोनों दो ऑब्जेक्ट हो गए, सो बोथ ऑफ देम आर एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। गॉट इट? इसी तरह जो प्लेयर है, क्रिकेट बॉल जब पकड़ी, so if ball applies a force on hands of player, then hands also apply an equal retarding force on ball to stop the ball. तो वो फोर्सेस जो है आपस में इक्वल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो लंबा है, उसमें भी टाइम लगेगा। सो उसको इस वीडियो में कवर करने के बजाय वी विल कवर इट इन द 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आवर 4th वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, बाय इन दिस वीडियो।